हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी लोग इस बार इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं या फिर वैसे विद्यार्थी जो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए मैं लेकर के आया हूं यूट्यूब पे पहली बार। और ये जो कंटेंट प्यारे बच्चों आप देखने जा रहे हैं 100% यूट्यूब पर पहली बार है, जो बिना तैयारी के भी बच्चे आंसर लिख सकते हैं। देखो, इंग्लिश ऑनर्स में ना पेपर लिखने का एक तरीका होता है, अगर उस स्किल को आप डेवलप कर लोगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर किस तरीके से करेंगे, बिना तैयारी के कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ उस वैसे बच्चे होते हैं ना जो चाहते हैं कि एग्जाम से पहले कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं एग्जाम कैसे भी पास कर जाऊं, और कुछ वैसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत डाउट होता है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश की जब आप पेपर देने जाओगे, जब आप इंग्लिश की पेपर देने जैसे ही आप जाओगे प्यारे बच्चों, तो आपके पेपर में 17 मार्क्स का एक तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, नो डाउट, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एक तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है, जिसपे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ठीक है, जो पेपर 3 और पेपर 4 का है। तो इस पे तो काम हो चुका है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब जो बाकी जो 17 मार्क्स वाले जो भी होते हैं क्वेश्चंस, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है अबाउट उस प्ले के बारे में, उस नोबेल के बारे में, है ना। अब इसमें क्या पूछ देता है, अब इसमें सवाल आ जाता है कि वो प्ले कैसा है, वो नोबेल कैसा है, उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शंस लिखे, हिस्टोरिकल है या एक तरीके से राइवलरी है या ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, टाइप्स ऑफ कुछ भी पूछ सकता है, जिसके ऊपर कहता है कि आपको लिखना पड़ेगा। एक तो ये वाला सवाल हर एक पेपर में देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कैरेक्टर्स के बारे में, अबाउट कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन देखने को आता है मैक्सिमम अबाउट कैरेक्टर्स, कोई भी एक कैरेक्टर दे देगा और कैरेक्टर के बारे में आपको कहेगा कि उसका स्केच करो या फिर उसकी आप समरी दे दो, है ना, या उसके रोल को आप जस्टिफाई करो। ये तमाम तरीके से क्वेश्चंस, लेकिन मेनली 2 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो प्ले कैसा है, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर के स्केच या फिर उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। 17 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अब प्यारे साथियों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लिखे, उस पे के लिए मैंने क्या करा है कि थोड़ा बहुत मैंने छोटा छोटा लाइन बना करके एक नोट्स बनाया है, ठीक है। वो आराम से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस का हम अटेम्प्ट ले और कैसे लिखे। जैसे एक्सप्लेनेशन का मैंने अटेम्प्ट बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट BA सेकंड पार्ट इंग्लिश से बना हुआ है, वहां जाके देख लेना, है ना। तो आओ शुरू करते हैं, उस अटेम्प्ट को हम कैसे अटेम्प्ट लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अटेम्प्ट की हम जैसे बात करते हैं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले जो है, थोड़ा सा हमको समय दे देंगे, चिंता ना करेंगे, थोड़ा पेज को, अब ठीक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन, उसमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो, हिस्टोरिकल, पेस्टोल, कॉमेडी या ट्रेजेडी, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ दे, कैरेक्टर्स के बारे में पूछ दे, कुछ भी अगर आप पूछे, तो अटेम्प्ट आप कैसे लेंगे, कैसे लिखना शुरू करेंगे कि ना ज्यादा तैयारी के भी आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले डैश इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हो या नोबेलिस्ट हो या कुछ भी हो इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे क्या करना है, आप उस महाशय जी का प्यारे साथियों यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। जैसे विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है तो ड्रामेटिस्ट, नोबेलिस्ट है तो नोबेलिस्ट। ये थोड़ी सी जानकारी, और 3-4 ही ड्रामा और नोबेल हैं, तो आराम से आप गूगल से सर्च कर लेना, वो ड्रामेटिस्ट है कि नोबेलिस्ट है कि वो क्रिटिक है कि क्या है, और आराम से कर देना। अगर तुमको नहीं पता कि क्या है तो ऑथर्स तो लिख सकते हो, राइटर्स तो लिख सकते हो, अरे बोलो ना, हाँ। तो डैश इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, नोबेलिस्ट, और नहीं है ऑथर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये तो सभी लोग लाइन एकदम रट्टा मार लो, और ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो आ जाएगा। Through the merit of his pen, he got his an eminent position in the gallery of the scholars.
उन्होंने अपने लेखनी के दम पे, कलम के दम पे उन्होंने एक अपना एमिनेंट, एक प्रख्यात पहचान बना लिया है। कहा? इन द गैलरी ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों की सारणी में। अच्छा देखो, ये सारी बातें हर एक लेखक पे सूट करती है, क्योंकि लेखक यदि स्कॉलर है, लेखक यदि फेमस है, तभी तो उसकी चीजें आपको और हमको पढ़ने को मिलती है। नेक्स्ट, ही बिलोंग्स टू, अब लेखक किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज के हैं, विक्टोरियन एज के हैं? नहीं पता हो, एज नहीं पता हो प्यारे साथियों, तो आप सेंचुरी तो लिख सकते हो, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, कुछ भी यहाँ पे आपको वो लिख देना कहां से बिलोंग करते हैं। एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस एज, ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। कोई भी बड़ा लेखक है तभी हमारे सिलेबस में है, उस रिप्रेजेंट्स, जहां एज से बिलोंग करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। बाय हिज कंट्रीब्यूशंस इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, है ना, लिटरेचर की दुनिया में अपने योगदानों से वो उस एज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस एज से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर अपने हो गए, है ना, तो यहाँ पे उनको आपको लिख देना, कोई 18th सेंचुरी का है, कोई विक्टोरियन एज का है, उस तरीके से। हिज लिटरेरी पावर, उनकी जो लिटरेरी क्षमता है, कंपेल्स, मजबूर करता है रीडर्स को टू मेक इमेजिनेशंस और स्टार्ट ड्रीमिंग रिगार्डिंग द स्टोरी। कोई भी नोवेल या कोई भी ड्रामा जब हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं वो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हाँ जी, लाइक एट है तो जंगल का बात होगा, ओथेलो है तो ये वार वाला क्षेत्र होगा, है ना, इस तरीका से पूरा का पूरा इमेजिनेशन। एडवर्ड सेकेंड है तो राजमहल, सारा इमेजिनेशन आ जाता है। तो कोई भी लेखक होगा उसकी क्षमता तो इतनी है, इतनी क्षमता है तभी वो इतना बड़ा लेखक है। ये सारी बातें आप चिपका दीजिएगा। आगे हमने लिखा, ही वॉज ए ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट, क्रिटिक। अब एक लेखक जब, जैसे विलियम शेक्सपियर, कोई भी हो, ड्रामेटिस्ट भी है तो साथ में उन्हें कोई नोबेल लिख दिया तो लिख दो, नहीं लिखा तो छोड़ दो। पोएट तो है, क्रिटिक है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो ही वॉज ड्रामेटिस्ट एंड नोबेलिस्ट। कोई भी, हर एक लेखक ने अगर ड्रामा लिखा है तो एक ना एक उसने पोएम भी लिखा होगा, तो ये हमने अनुमानता लिख दिया। He wrote many interesting and memorable dramas, novels, poem, ऐसे जो भी अगर ड्रामा के बारे में लिखना है तो मेमोरेबल ड्रामाज करके छोड़ दीजिएगा, नोवेल्स लिखना है तो नोवेल्स लिख के छोड़ दीजिएगा, सहारा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे लिख देना है डैश इज वन ऑफ देम। अब यहाँ पे आप उस प्ले का या उस नोवेल का आप यहाँ पे नेम मेंशन कर दीजिएगा, इज वन ऑफ देम। दिस इज हिज वेरी फेमस क्रिएशन, दिस इज अ ट्रेजेडी कॉमेडी। अब वो कैसा है, तो 4-5 प्ले अपने में तो है ही है। अब जो ट्रेजेडी है ट्रेजेडी लिखना, कॉमेडी है कॉमेडी लिखना, जो तुमको यहाँ पे वो प्ले है बस 2-3 जानकारी लेके यहाँ पे लिख देना। द थीम ऑफ दिस ड्रामा या फिर जो नोवेल, यहाँ जो कुछ भी हो, इज वेरी सिंपल बट इम्पैक्टफुल। किसी भी ड्रामा नोवेल का जो थीम होता है सिंपल रखा जाता है, सबको समझ में आए, लेकिन इम्पैक्टफुल होता है, प्रभावशाली होता है। यहां लिख दोगे, पैराग्राफ चेंज करना। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नोवेल या ड्रामा, कैरेक्टर्स के 4-5 नाम लिख देना, मेन कैरेक्टर्स के। हर एक कहानी का कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया है, उसको आप एक बार जरूर कर देना। उसके बाद इतना आपको प्यारे साथियों हर एक सवाल में लिखना है। ऊपर का जो मैंने कहा, अगर ड्रामा नोवेल से आया तो आपको ये ऊपर वाला सब में चिपकाइएगा, बिल्कुल नहीं सोचिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन कैरेक्टर से पूछ दिया कि इसाबेला के कैरेक्टर को बताइए, ओथेलो के कैरेक्टर को बताइए, है ना, किसी रोड्रिगो के कैरेक्टर को बताइए, किसी का भी अगर पूछ दिया कैरेक्टर्स, तो हमें कैसे जाना है, ठीक है। ऊपर में थोड़ा बहुत चेंज करना है। डैश इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। जिस कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन हो, जैसे इसाबेला के बारे में है तो यहाँ पे लिख देना है इसाबेला। जो भी पूछेगा क्वेश्चन में यहाँ लिख देना है। अब अगर तुमको पता है कि अगर वो कैरेक्टर उस कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है, मेन रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे ये लाइन लिख देना। इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है, चूंकि ये जो मैंडेटरी नहीं है, और ये भी है एग्जाम में मेन रोल को ही पूछता है, तो ये अगर होगा तो तुम ब्रैकेट एग्जाम में मत देना भाई मेरे, मैंने लिखा अगर मेन रोल है तो। एक्चुअली ही और सी, तो जेंडर पता लग जाएगा। अगर इसाबेला है तो सी है, एडवर्ड है तो ही है। इज प्रोटोगोनिस्ट या फिर हीरो या हीरोइन ऑफ दिस नोवेल या ड्रामा,
ये तुमको देखना है कि वो किसके, मेन अगर पूछा हीरो है कि हीरोइन है, तुम भर देना। द रोल ऑफ दिस कैरेक्टर जस्टिफाइज द थीम ऑफ दिस ड्रामा या नॉवेल। अब जो रोल है वो जस्टिफाई करता है जो ड्रामा का या नोवेल का जो थीम रखा गया। अब कोई भी रोल है तो ड्रामा का थीम क्या तो जस्टिफाई करेगा ही करेगा, है ना, यहां तक। अब रोल है तो अबाउट रोल के बारे में हर एक 4-5 नोवेल है, रोल के बारे में पढ़ लेना कि कौन क्या है उस कहानी में। मैंने सारा कैरेक्टर लिस्ट आपको पढ़ाया है, नोट्स में दे दिया है भाई कि हर एक नोवेल हर एक ड्रामा के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आप उन कैरेक्टर्स और सब कैरेक्टर्स के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन करा है कि कौन क्या है। तो उस बेस पे कैरेक्टर के बारे में तुम थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। कैरेक्टर्स वाला काम खत्म हो गया, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन आता है ड्रामा के बारे में, नोवेल के बारे में कि हिस्टोरिकल है, पेस्टोरल है, ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, कुछ भी है, तो तुमको जैसे यहां तक फिनिश कर देना प्यारे साथियों, यहां तक जैसे तुम फिनिश कर देना। ये तो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए ना, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां जैसे लिख दोगे तो कैरेक्टर से पूछेगा तो कैरेक्टर वाला यहां पे लिख कर, कैरेक्टर्स वाला अगर पूछ दिया तो यहां पे लिख के खत्म कर देना है। अगर उसने इसके बारे में क्वेश्चन लिखा तो फिर यहां से पैराग्राफ चेंज करके इसके बारे में लिखना शुरू करना है। कैसे? द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल या ड्रामा बिगिंस विद द, अब यहां पे उसका आपको समरी लिख देना है, जोड़ चेत के कैसे 1-2 पेज भर देना। जो भी तुम्हारे मन में कहानी तुमने सुना होगा, जो समरी मैंने पढ़ाया है उसको लिख देना। खत्म हो गया कहानी, ठीक है। अब ये दोनों के लास्ट में चाहे कैरेक्टर से रिलेटेड पूछे या फिर उस नोवेल या ड्रामा से रिलेटेड पूछे, दोनों के लास्ट में ये सारी अफवाहें आप जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। जो भी अफवाहें मैंने लिखी है ये ऐसी अफवाहें हैं जो बिल्कुल सही होंगी, ये गलत हो ही नहीं सकता है। क्या? रियली स्पीकिंग या नो डाउट या अनडाउटेबली, इसमें से कोई भी तुम एक लिख लेना, ठीक है। दिस ड्रामा या नोवेल इज अ मेमोरेबल राइटिंग ऑफ, और यहां पे ऑथर का नाम मेंशन कर देना किसका मेमोरेबल है। इट्स ईच कैरेक्टर जस्टिफाइड, इसका हर एक कैरेक्टर ने जस्टिफाइड किया है थीम ऑफ ड्रामा या नोवेल को। ईच एंड एवरी सीन, हर एक सीन क्या करता है, स्पेशल ट्विस्ट है या स्पेशल क्या है, फ्लेवर है। दैट मेक्स इंप्रेशन ऑन रीडर्स हार्ट, जो रीडर्स के हार्ट पे छाप छोड़ता है। द स्टोरी एंड द प्लॉट कंस्ट्रक्शंस प्रूव दैट इट इज अ डैश टाइप ऑफ ड्रामा। अगर टाइप ऑफ ड्रामा पूछा है तो फिर ये वाला लाइन लिखेंगे, टाइप वाला नहीं, कैरेक्टर वाला पूछा है तो ये वाला लाइन छोड़ देंगे। क्वेश्चन समझ जाओ। कैरेक्टर्स पूछा तो ये वाला नहीं लिखेंगे, अगर पूछा ये हिस्टोरिकल है या कॉमेडी है, जैसा भी पूछा तो अब ये वाला लाइन लिखेंगे। अंत में आई लाइक इट वेरी मच एंड इट इज ऑल्सो क्या हुआ, इंस्पायरिंग फॉर मी। कहानी खत्म। इतना कंटेंट आपको मिल गया कि अब आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को बिना टेंशन के आप अटेम्प्ट ले सकते हो। बस तुम्हें जरूरत है एक ही चीज का, शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, किस चीज की जरूरत है प्यारे बच्चों, तो जरूरत है आप सभी को कि थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेना, अबाउट द राइटर। लेखक के बारे में कुछ नहीं जानना है कि वो क्या है, ड्रामेटिस्ट है कि क्या है, ये वाली बात कहीं से भी कर लो यार। 4-5 तो है, पेपर 3 में 4 ही है, तो टेंशन कैसा है। किस एज से ये बिलोंग करता है, इसके अगर मन करे 2-3-4-5 इसके वर्क्स को भी लिख लेना, तुम्हारी इच्छा, ऊपर में ऐड कर देना। ये आपको जानना क्या है, जरूरी है। उसके बाद जो भी आप प्ले पढ़ोगे या जो भी नोवेल्स आपने पढ़ा है, नोवेल्स, उसके कैरेक्टर्स को आप ढंग से देख लेना। मेन कैरेक्टर्स को पूरा देखने की जरूरत नहीं है, मेन कैरेक्टर्स को। नंबर दूसरा, उसका थीम थोड़ा सा समझ लियो और नोवेल की समरी समझ लेना। बस हो गया, यह ड्रामा की समझी हो गया भाई। अगर इतना तुम कर लोगे, और जो भी मैंने फॉर्मेट अभी आपको बताया है ना, वो रामबाण है प्यारे बच्चों, और इससे आप किसी भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले सकते हो बिना ज्यादा तैयारी के। चूंकि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा कि गुरुजी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करा है, आप कुछ ऐसा अचूक उपाय बता दो जिससे मैं डरूं ना और पेपर लिख दूं।
तो ये वाली वीडियो सबको ही देखना, और बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है। एक एक बच्चा कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा। दूसरी बात, लाइक कर देना प्यारे बच्चों, और चैनल को, और मुझे बहुत सपोर्ट है क्योंकि इतना मेहनत के बाद भी हम लोग 8,000 8,500 के सब्सक्राइबर पर जूझ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस चैनल पे और सारे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और सारे बच्चे होने चाहिए? तो आप जरूर अपने स्तर से शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जितना हो सके, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं ऑफलाइन के बैचेस में। मैं 11th भी पढ़ाता हूं, मैं 12th की भी क्लासेस लेता हूं, और उसमें ग्रेजुएशन की भी बैचेस हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी मैं कराता हूं। तो कितनी सारी बैचेस है ऑफलाइन, सुबह से शाम हो जाती है। फिर भी उसमें वक्त निकाल करके मैं आप सभी के लिए स्पेशल रात में अकेले खड़े होकर के वीडियोज बनाता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत आप और हम मिलकर के रंग लाएंगे, और मुझे लगता है कि जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड करा यूट्यूब पे, शायद ही कोई ऐसे होंगे जो खास करके आप सभी बच्चों के लिए आपकी अपनी भाषा में, आसान भाषा में आपको कंटेंट दिए होंगे। तो बस इतना कहना है कि ढेर सारा प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए, ताकि हमारे पास भी, अगर लाखों की तो नहीं है, पता नहीं कब होगा, कम से कम 10,000 बच्चे जल्दी जुड़ जाए अपने चैनल से। ये हमारी इच्छा है। 8.6 के हैं, जल्दी इसको कम से कम 10,000 तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगर आपको कोई दिक्कत लगता हो, कहना एग्जाम से पहले तक मैं कोशिश करूंगा उस दिक्कत को दूर कर दूं, ठीक है। रिवीजन कीजिए, ढंग से प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश ऑनर्स में कोशिश करें, पेज भरे, क्वेश्चन ना छोड़े, सारा कुछ लिख दे, अच्छा से हैंड राइटिंग लिखे, अंडरलाइन जहां करना हो अंडरलाइन करे, बेस्ट तरीका से। यदि आपको लगता है कि पेपर कैसे लिखे, इस पे वीडियो जाना चाहिए, कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।